अस्सलामुअलैकुम, मेरे चैनल मुर्शद में आप सबको खुशामदीद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस आपके सामने ही है। थोड़ी पॉजिटिव रही, फिर अल्टीमेटली नेगेटिव क्लोज़ किया। थोड़ा बहुत कुछ चीज़ों का प्रेशर भी था, लेकिन हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले अपने फाइनेंशियल सेक्टर के हवाले से जो पॉजिटिव न्यूज़ हैं और नेगेटिव चीज़ें हैं, उन तमाम चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो पहले नंबर पर है जी, पाकिस्तान इन्वेस्ट करने जा रहा है $1 बिलियन 2030 तक, और जो सेक्टर है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। शहबाज शरीफ साहब ने इसकी इनॉग्रेशन जो है वो कर दी है। जैसे कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इस वक्त बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुकी है, लेकिन उसी तरफ अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो पाकिस्तान ने उतनी तरक्की नहीं की है। आल्दो ये बड़ा एक पहला कदम है और बड़ा कदम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ। इसके अलावा अगर हम देखें कि पाकिस्तान के अंदर सॉफ्टवेयर हाउसेज़, IT लेवल पे इंडिविजुअल्स बहुत सारा काम कर रहे हैं, लेकिन बड़े पैमाने पे पाकिस्तान ने भी इसके अंदर अपना कदम जो है वो रख दिया है। अच्छा, इसके तहत जो चीज़ें की जाएंगी, इसमें 1000 फुली फंडेड PhD स्कॉलरशिप्स होंगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिहाज से, और नॉन IT प्रोफेशनल को स्किल्स दी जाएंगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से, और तकरीबन जो उनकी तादाद है वो 1 मिलियन के राउंड अबाउट बनती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो अच्छा एक इनिशिएटिव है और होपफुली कंप्लीट भी होगा। पाकिस्तान की तरक्की के लिए इस तरह के प्रोजेक्ट्स का शुरू होना और उसका मुकम्मल होना, दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सिर्फ शुरुआत से काम नहीं बनता, किसी भी चीज़ का इख्तिताम से काम बनता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की बाई एनुअल मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट आ गई है, और उसके मुताबिक स्टेट बैंक का कहना है कि अगले 2 सालों में इन्फ्लेशन जो है वो भी अंडर कंट्रोल रहेगा, और उसके साथ साथ जो GDP की ग्रोथ है वो भी पॉजिटिव लेवल पे रहेगी। इन्फ्लेशन के हवाले से इस रिपोर्ट का कहना है कि पाकिस्तान का जो प्रोजेक्टेड इन्फ्लेशन है अगले 2 सालों में, फाइनल ईयर 2026 और 27 का जो डाटा है उसमें 5 से 7% की ब्रैकेट में रहेगा। और इसीलिए इसी तरह से अगर बात की जाए GDP ग्रोथ की, तो वो जो एक्सपेक्टेड है वो 3.5 से 3.75% से 4.75% में रहेगी फाइनल ईयर 2026 में। और इसी तरह 2027 के जो नंबर्स हैं वो भी एक्सपेक्टेड हैं कि उसमें भी इजाफा ही होगा। इसके अलावा अगर बात की जाए पाकिस्तान के रिज़र्व्स की, तो जून 2026 में, जैसे कि कल भी मैंने आपको बताया था कि जो पाकिस्तान के रिज़र्व्स का नंबर्स हैं वो 18 बिलियन तक पहुंच जाएंगे, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2027 में इससे भी ज़्यादा होंगे। परसेंटेज तो यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन $20-22 बिलियन तो पाकिस्तान इंक्रीज़ कर ही जाएगा। जी, पॉजिटिव डेवलपमेंट जो है वो ये है कि पाकिस्तान का जो ये GSP प्लस स्टेटस है वो रीन्यू हो चुका है, और गौहर इजाज़ जो कि पैट्रन है ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के, उन्होंने इसके ऊपर रिमार्क्स अपने दिए हैं कि पाकिस्तान का जो GSP स्टेटस कंप्लीट हुआ है उसमें जो पाकिस्तान ने कंडीशंस को ना सिर्फ मीट किया है बल्कि कुछ ऐसे एरियाज़ भी थे जिसमें पाकिस्तान ने उनको सरपास भी किया है। तो इंटरनेशनल रिलेशंस और ओवरऑल पाकिस्तान की ग्रोथ के लिए GSP स्टेटस एक समझ लें कि पॉजिटिव न्यूज़ है पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए। जी, IMF के हवाले से, क्योंकि ये मंथ IMF के हवाले से ही रहेगा, क्योंकि IMF की टीम पाकिस्तान आ रही है, और अगली जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की अप्रूवल है वो भी इस मंथ के अंदर एक्सपेक्टेड है, और मोस्ट प्रोबेबली उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। तमाम कंडीशंस आलमोस्ट जो है वो पाकिस्तान मीट कर चुका है। इसी वे मोहम्मद औरंगज़ेब साहब जो पाकिस्तान के फेडरल मिनिस्टर हैं ऑफ फाइनेंस, और उसके अलावा दूसरी ये कैटेगरी है रेवेन्यू, तो उनका कहना था कि पाकिस्तान ने तमाम जो कंडीशंस हैं उसको मीट किया है, और जो सबसे बेसिक पॉइंट ये है कि पाकिस्तान ने GDP सरप्लस का 1.6% जो है वो भी अचीव कर लिया है। तो दोनों चीज़ें पॉजिटिव हैं। IMF के हवाले से आई डोंट थिंक कि कोई प्रेशर आएगा, लेकिन इन बिटवीन जब IMF की टीम पाकिस्तान आती है तो काफ़ी जब वो कोई रिमार्क्स भी देते हैं इन केस पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से, तो उसके ऊपर भी मार्केट पॉजिटिव या नेगेटिव होना शुरू हो जाती है। तो उसका प्रेशर मार्केट पे थोड़ा बहुत रहेगा, लेकिन अल्टीमेटली जैसे ही अप्रूवल पाकिस्तान को मिल जाता है तो मार्केट दोबारा से पॉजिटिव हो जाएगी। और आपको पता ही है पाकिस्तान में जब भी IMF का अप्रूवल जो है वो किस हद तक मायने रखता है, कि उसके अप्रूवल के साथ साथ ही बाकी जितने भी अप्रूवल्स हैं बाकी कंट्री के साथ, वर्ल्ड बैंक हो जाए या दुबई हो जाए या सऊदीया हो जाए, तो जब भी आपने किसी मुल्क से पैसे उधार लेने हैं तो वो पहले आपकी IMF रेटिंग को देखता है और उनके अप्रूवल को देखता है, उसके बाद आपको पैसे देता है। तो ये पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रेडिट सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और 99% आप समझ लें कि ये चीज़ का अप्रूवल जो है वो पाकिस्तान को मिल भी जाए। जी, पाकिस्तान के डेट के हवाले से लेटेस्ट अपडेट ये है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के वीकली एस्टीमेट डाटा के मुताबिक पाकिस्तान ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पिछले एक हफ़्ते में 189 बिलियन का लोन लिया है। आपको पता है बग़ैर लोन के
एट द मोमेंट पाकिस्तानी गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट या कंट्री ऐसी जो कि क्राइसिस का शिकार हो और काफ़ी चीज़ों के मामला जो हैं वो सिर्फ डेट पे ही डिपेंडेंट हो, तो उस हिसाब से उनको लोन लेना पड़ता है। पर्सनली तौर पे आप और मैं, हम दोनों ही लोन को पसंद नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान की कंडीशन ऐसी है कि हर हफ्ते पाकिस्तान को इंटरनल लेवल पे और एक्सटर्नल लेवल दोनों लेवल पे लोन लेने पड़ते हैं। तो लोन का डाटा तो 189 बिलियन पिछले वन वीक का सिर्फ 189 बिलियन बनता है। जी, वर्ल्ड बैंक के जो चीफ़ हैं वो पाकिस्तान में उनका विज़िट रहा है और ये न्यूज़ पिछले 2-3 बल्कि पूरे वीक में काफ़ी बार मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, लेकिन उसके मल्टीपल जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वो डेली बेसिस पे नज़र आते हैं। कभी वो किसी बलूचिस्तान में चले जाते हैं, किसी से विज़िट करते हैं या किसी प्रोस्पेक्ट पे बात करते हैं या पाकिस्तान की जॉब्स के हवाले से कोई अपना कमेंट देते हैं। तो रिसेंटली उनकी जो मुलाकात हुई है वो पंजाब की वज़ीर आला मरीम नवाज़ से हुई है और उनकी मुलाकात जो है वो काफ़ी पॉजिटिव, उसके बाद जो रिमार्क्स हैं वो काफ़ी पॉजिटिव रहे हैं और उन्होंने वज़ीर आला मरीम नवाज़ शरीफ को इंश्योर किया है कि पाकिस्तान के साथ वो अपना सपोर्ट भी बरकरार रखेंगे और पाकिस्तान के साथ इन्वेस्टमेंट वाले पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूरी मदद करेंगे। हाँ जी, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस जो है वो आज आपके सामने ही रही। KSE 100 जो है वो काफ़ी प्रेशर में रहा है, लेकिन आज जो हम फोकस करेंगे वो हम एक कंपैरिजन भी साथ साथ लेकर चलेंगे कि मार्केट के अंदर जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट रही है। बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन रहा है आज का। KSE 100 जो है वो थ्रू आउट द डे जो है वो बहुत प्रेशर में थी और उसी तरफ अगर हम KMI 30 को देखें तो वो पॉजिटिव परफॉर्म कर रही थी। तो आज का हमारा जो फोकस रहेगा डाटा पोर्टल पे और थोड़ा सा मैं उसको लेके चलूँगा टेक्निकल वाली साइड के ऊपर भी, हम उसको चार्ट पे भी डिस्कस करेंगे कि दोनों में क्या रीजंस थी, किन स्टॉक्स की वजह से KSE 100 पे ज़्यादा प्रेशर रहा और KMI 30 को किन स्टॉक्स की वजह से आज पॉजिटिव साइड पे परफॉर्म करती रही। तो बेसिक चीज़ों की तरफ हम चलते हैं। आज जो KSE 100 की परफॉर्मेंस रही है, KSE 100 आज थ्रू आउट द डे प्रेशर में रही है और जो आज नेगेटिव रही वो बहुत स्लाइटली नेगेटिव रही है 0.10% के साथ और आज की जो क्लोजिंग रही है वो 182 पे हुई है और आज का अगर हाई देखें तो 183,216 का हाई मार्केट ने बनाया है। मैंने पीछे शॉर्ट में बोला था कि 183 को क्रॉस नहीं किया और वो टंग ऑफ स्लिप आप समझ लें था, लेकिन 183 के लेवल को आज मार्केट ने क्रॉस किया है और सस्टेन नहीं कर पाई। असल इशू भी यही होता है कि मार्केट जब अपने किसी भी लेवल को क्रॉस करती है तो अगर उसको सस्टेन करती है तो फिर ही आगे की जो सिस्टम है वो चलता है, यानी कि आगे हम 185 या 184 का लेवल देख सकते हैं। लेकिन मार्केट दोबारा से अपने उसी लेवल के नीचे भी आई और समझ लें कि जो आज का लो बनाया वो 181,499 का बनाया। आल दो मार्केट ने 182K का जो लेवल है वो जो स्पोर्ट मार्केट की है, जो मैंने कल भी आपसे जिक्र किया था, तो वो मार्केट ने अपनी बरकरार रखी है। वो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। आज के दिन मार्केट में वॉल्यूम जो है वो कल की निस्बत बेहतर हैं, स्लाइटली बेहतर हैं लेकिन बेहतर हैं। 636 मिलियन का वॉल्यूम आज मार्केट में देखा गया। और इसी तरह अगर हम देखें, बात करें 1 ईयर के 52 वीक्स के चेंज की, तो जो लो रहा है वो 101,598 का है और जो हाई है वो 191,032 का है। इसीलिए करेक्शन के चांसेस ज़्यादा ही होते हैं और जब भी कोई ज़रा सी भी नेगेटिव न्यूज़ मार्केट के अंदर आती है तो वो मार्केट के ऊपर ज़्यादा प्रेशर बिल्ड करती है। जी, यहाँ से अगर हम चार्ट की बात करें तो चार्ट आपके सामने है। थ्रू आउट द डे मार्केट के अंदर नीचे जाने के बाद ये सारे का सारा प्रेशर ही मार्केट में नज़र आ रहा है। अपवर्ड लेवल के ऊपर मोमेंटम मार्केट में नहीं था। अब यहाँ से हम दूसरा कंपैरिजन करते हैं KMI 30 की तरफ और KMI 30 का चार्ट आप देखें तो कम्प्लीटली रिवर्स है। KSE 100 का डाउनवर्ड ट्रेंड में है, ये बिल्कुल आप देख सकते हैं, और KMI 30 को अगर आप देखें तो ये अपवर्ड ट्रेंड के अंदर चार्ट चल रहा है, बिल्कुल इस तरह से ऊपर वाली साइड के ऊपर। तो ये दोनों एक रिवर्सल पैटर्न के ऊपर मूव कर रहे थे। वो दूसरी साइड पे मूव था उसका KSE 100 का, और KMI 30 को देखें तो वो पॉजिटिव साइड पे मूव कर रही थी। आज के दिन की अगर क्लोजिंग देखें तो 1431 पॉइंट के इजाफे के साथ 0.56% का इंक्रीज़ दिया है और KSE 100 ने जो डिक्रीज़ दिया है वो 0.10% नेगेटिव है। KMI 30 की बात करें तो 0.56% पॉजिटिव रही है आज के दिन में। और ऑब्वियसली जो लोग शरिया कंप्लाइंट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको आज के दिन में म्यूचुअल फंड के अंदर भी फ़ायदा हुआ होगा, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे एट द एंड ऑफ द डे। बाकी इंडेक्सेस की बात करते हैं जो कि हमने डेली बेसिस के अंदर इंक्लूड किया है कि हम इंडेक्सेस की परफॉर्मेंस के ऊपर भी स्लाइटली से डिस्कशन करेंगे। KSE 100 और KMI 30 हमारा मेन टॉपिक हुआ करेगा। जी, KSE 100 की बात
कर ली हमने KAC30 की बात करें तो वो भी पॉजिटिव रहा है 0.14% के इजाफे के साथ, जो क्लोजिंग दी है 55,771 पे दी है जी। और इसी तरह अगर हम बात करें KMI ऑल शेयर की, तो उसमें थोड़ी नेगेटिविटी देखी गई है, 0.17% नेगेटिव रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज डिविडेंड 20 इंडेक्स की बात करें तो ये भी प्रेशर में रहा है, 0.83% जो है आज इसने लूज़ किए हैं आज के दिन की ट्रेड के अंदर। ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करते हैं जी। टॉप परफॉर्मर्स में पहले नंबर पे KE इलेक्ट्रिक है। कल की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी और काफ़ी लोग ब्रोकर से एक दो बात हुई थी मेरी, तो वो कह रहे थे कि जी यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, लेकिन सिंगल 1 या 2 दिन की मैं ट्रेड को बेहतर नहीं समझता। मैं लॉन्ग टर्म के लिए ही शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना बेहतर समझता हूँ। दूसरे नंबर पर सिनर्जी है जी। सिनर्जी भी जो है लॉन्ग रन का एक शेयर है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी रिफ़ाइनरी कंपनी है। रिफ़ाइनरी में पहले नंबर पे जो कंपनी आती है इन टर्म्स ऑफ समझ लें कि उसकी कितनी कैपेसिटी है, तो पहले नंबर पे रिफ़ाइनरी आती है सिनर्जी की। लॉन्गर रन में इसने जो अपना हाई बनाया हुआ है 2013-14 की बात है, 45 का हाई बना चुका है। और अभी जो इसकी पिछले 5 सालों के ग्राफ की बात करें तो वो भी चेक कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा उसमें कोई इंक्रीज़ नहीं आया, वो तकरीबन कोई 3-4 से 12 रुपए के ब्रैकेट के दरमियान ही रहा है जी। तो ये इसने अपना हाई बनाया है 5 सालों के अंदर, वही जो मैं आपसे बात अर्ज़ कर रहा था कि 12-13। और अगर लो देखें यहाँ पे तो वो 3-4 रुपये का लो मार्केट में बनाया है। तो जिसने अगर 3-4 रुपये पे उठाया वो तो प्रॉफिट में है, लेकिन अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट ही 12 पे की है तो वो अभी तक प्रॉफिट में नहीं आया। इसी तरह अगर 1 ईयर चेंज की बात करें तो सिर्फ 9.56% का रिटर्न आया है। लॉन्गर रन के अंदर इसके अगर इंटरनल इश्यूज़ रिजोल्व हो जाते हैं तो नो डाउट ये जो शेयर है ये 50 से 70 रुपये की ब्रैकेट का शेयर है, जो कि इस टाइम पर सिर्फ 8-9 रुपये पे घूम रहा है। वापस आते हैं जी मेन पेज के ऊपर। तीसरे नंबर पे WTL है, लॉन्ग टर्म का प्लेयर है जी, और इसने अपना जो हाई बनाया हुआ है पिछले काफ़ी सालों में वो तकरीबन कोई 4 से 5 रुपए के दरमियान का है और अभी काफ़ी ज़्यादा अंडर प्रेशर है। लेकिन आप इसको एक चीज़ नोट किया करें, डेली बेसिस पे मैं मार्केट में ये चीज़ हाईलाइट भी करता हूँ कि टॉप परफॉर्मर टॉप 10 में, टॉप 20 या टॉप 30 के अंदर आपको WTL नज़र ज़रूर आता है। चौथे नंबर पे जी पेस है, जिसमें 39 मिलियन का वॉल्यूम रहा है और ये आई थिंक आज लोअर लोग पे रहा है। और लोअर लोग ना भी हो लेकिन प्रेशर इसके अंदर रहा ही है। क्लोज़ किया है इसने 1.45 की कमी के साथ 15.54 पे। और अगर इसके आज के दिन के लो और हाई देखे जाएं तो लो जी 15.29 का रहा है और हाई रहा है 16.95 का। और अगर हम देखें इसके 52 वीक्स की ब्रैकेट तो जी 31 और 3.8 की है, काफ़ी ज़्यादा गैप है दोनों के दरमियान। ऑब्वियसली 31 का जो है वो उसने रिसेंटली हाई बनाया है, लेकिन क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी नहीं है और बहुत ज़्यादा हाई वोलेटाइल शेयर है तो इसी वजह से इतना ज़्यादा रिकमेंडेड लिस्ट के अंदर आता नहीं है। 5 सालों का अगर ग्राफ ओपन तो जी 5 सालों की परफॉर्मेंस आपके सामने है। इसका अगर हम स्टार्ट भी ले लें यहाँ से तो 4.51 बनता है और अभी का अगर हम लेवल देखें तो इस टाइम पे ये है 15.54 पे। तो लॉन्ग टर्म के लिए एज सच सजेस्टेड नहीं है। पर्सनल लेवल के ऊपर अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करनी होगी तो मैं अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट का सिर्फ 0.5% जो है वो इसके अंदर प्लेस करूँगा। आपने अपनी परसेंटेज खुद मैयर करनी है कि कितना आप रिस्क बियर कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आ जाता है जी बैंक ऑफ पंजाब। तो मार्केट अंडर प्रेशर है तो ओबियसली बैंक ऑफ पंजाब भी अंडर प्रेशर है। कल इसके ऊपर स्पेसिफिकली मैंने बात की थी कि ये अगर आपको 39-40 पे मिलता है तो ये ऊपर जा सकता है, लेकिन मार्केट के प्रेशर की वजह से ये उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाया। और आल दो 1 ईयर का चेंज जो है वो भी बहुत ज़्यादा रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है और एयरटेल डेट में देखें तो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। 1 डे की परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो कंटिन्यूसली ये प्रेशर में ही रहा है और इसी वजह से जो क्लोजिंग रही है वो भी इसके राउंड अबाउट ही इसने क्लोज़ किया है। बहुत ज़्यादा कोई वेरिएशन आज के दिन में आई नहीं है इसके दरमियान। जो लो बनाया है वो 37.95 का और जो हाई बनाया है वो 40 का इसने बनाया है, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई आल दो 40 के ऊपर। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने 40 से अबव इसकी बाइंग की हुई है। तो बैंक ऑफ पंजाब एट द टाइम अगर मुझे इसमें इन्वेस्टमेंट करनी हो तो मैं इस प्राइस के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट का सिर्फ 1% ही इसमें प्लेस करूँगा या उससे भी कम।
क्योंकि प्राइस मेरे हिसाब से काफ़ी ऊपर आ गई है। अब अगर मुझे लॉन्गर रन के लिए भी प्लेस करना है तो मैं 80-90 के टारगेट के लिए करूँगा, एटलीस्ट 100% इंक्रीज़ के लिए। तो मैं 100% इन्वेस्टमेंट या 20% इन्वेस्टमेंट तो इसके अंदर नहीं डाल सकता, इल्ला माशाल्लाह ये मूव कर जाए, वो अलग बात है। उसके बाद जी FNEL है, काफ़ी प्रेशर में है। जब से इसकी फेस वैल्यू जो है वो 10 से 1 पे गिरी है, तो इसकी बाइंग अब इसी लेवल के दरमियान है। एक दो हज़रात ने पूछा भी है कि जी इसमें अब बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो मैंने उनको बताया है कि किसी भी चीज़ में अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो 2-3 चीज़ें देखनी है। उसकी हिस्ट्री देखें, दूसरे नंबर पे उसकी EPS देखें, और तीसरे नंबर पे आप देखें कि उस कंपनी ने डिविडेंड कितने दे रहे हैं। एक स्मार्ट स्ट्रेटजी आप अपनाएं किसी भी शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। बाकी फिर और बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप किसी की लो प्राइस देखते हैं और उसकी पॉजिटिव न्यूज़ भी देखते हैं, कोई सट्टे का शेयर भी देखते हैं, तो काफ़ी मेजर चीज़ें ऐसी हैं जो आप देखते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लेकिन बेसिक टॉप 3 इन्वेस्टमेंट के करने के लिए ये ही चीज़ें होती हैं जी। उसके बाद है TRG हमारी लिस्ट में पहली बार आया है, तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे जी। ये प्रोफाइल है जी TRG की। तो आज की जो क्लोजिंग रही है वो 9.25% TRG गिरा है, और जो वॉल्यूम रहा है वो 28.96 मिलियन का रहा है। और 1 ईयर चेंज की बात करें तो सिर्फ 5.87% का प्रॉफिट है। एयरटेल डेट में 3.76% नेगेटिव रहा है। मेजर नेगेटिविटी तो इसकी आज के दिन से ही इसमें शामिल हो गई है। 5 सालों का अगर ग्राफ देखें तो 5 सालों के अंदर जो परफॉर्मेंस रही है TRG की वो भी डाउन साइड पे है। ये आप देख सकते हैं कि 159 का हाई भी इसने बनाया है। स्टार्ट में देखें 125 पे था, आज की जो क्लोजिंग है 70 है, तो तकरीबन कोई 70-80% का लॉस ये दे चुका हुआ है। तो उस लिहाज से कोई अच्छी परफॉर्मेंस तो इसकी नहीं रही है 5 सालों की ब्रैकेट के अंदर। प्रोफाइल की में फ्री फ्लोट की बात करें तो 65% है, और 5 सालों से पहले की बात करें तो 10-12 से ये शेयर उठा हुआ है। तो इसलिए अगर जिसने 10-12 पे लिया है उसके लिए तो अभी भी 70 की परफॉर्मेंस जो है बड़ी अच्छी है। लेकिन अगर किसी ने जो इसमें बाइंग की है वो 100 से ऊपर जाके की है या 80 पे भी की है, तो वो अभी अंडर प्रेशर ही गुजर रहा है। कंपनी की अर्निंग की बात करें तो कंपनी ने जो अर्निंग्स दी हैं वो 2022 भी नेगेटिव था, 23 भी नेगेटिव था, 24 भी नेगेटिव था, लेकिन 25 में कंपनी ने रिकवर किया है। सेल्स का डाटा यहाँ पे अपडेटेड नहीं है। डिविडेंड्स की बात करें तो नो डिविडेंड्स जी। तो जो हमारी पहली कैटेगरी हमने डिसाइड की थी, जिसमें 3 चीज़ें थी कि कंपनी की आपने हिस्ट्री देखनी है और अर्निंग देखनी है और डिविडेंड देखना है। तो अर्निंग तो पिछले साल की अच्छी है, उससे पिछले की नहीं थी, लेकिन डिविडेंड्स की बात करें तो डिविडेंड कंपनी ने नहीं दिए हैं। अगर मुझे इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट प्लेस करनी होगी इस प्राइस के ऊपर, तो मैं सिर्फ 0.2% अपनी इन्वेस्टमेंट का इसके अंदर प्लेस करूँगा जी। अगले नंबर पे आगा स्टील आ जाता है, और फिर PIBTL है, फिर हैस्कोल है। हैस्कोल पिछले 2-3 दिनों से अंडर प्रेशर परफॉर्म कर रहा है, और जैसे कि मैं आपसे पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि नॉन कंप्लाइंट में अगर आप किसी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 100% लॉस भी हो सकता है। तो आपने अपने टोटल रिस्क के ऊपर इन्वेस्टमेंट प्लेस करनी है, क्योंकि ऐसे शेयर्स डीलिस्ट भी हो सकते हैं। और सेकंड चीज़ की दूसरा प्रोस्पेक्ट देखें अगर हैस्कोल के मामले में, तो हैस्कोल एक ऐसा शेयर है जो नॉन कंप्लाइंट में होते हुए, ऐसे कई शेयर्स आपको नज़र आएंगे, लेकिन हैस्कोल की एग्जांपल की बात करें तो जो 3 रुपये से उठ के यहाँ पे इस टाइम की जो प्राइस है वो 24 है, तो इसी की बात कर लेते हैं कि 24 पे आ सकता है। तो अगर ये नॉन कंप्लाइंट से निकलता है तो ये फिर 100 या 200 के लेवल्स को इजीली लगा सकता है। अगर मुझे अपने इसमें पर्सनल इन्वेस्टमेंट प्लेस करनी होगी तो मैं 3-4% इसके अंदर इन्वेस्टमेंट ज़रूर करूँगा। ये पर्सनल इन्वेस्टमेंट की इसलिए मैं बात करता हूँ कि फॉर एग्जांपल मुझे महाना अगर कोई 1 लाख रुपये इनकम आती है और उसमें से मेरे खर्चे निकाल कर मुझे 20,000 रुपये बच जाता है, बिल्कुल लो लेवल पे बात करूँगा, या 10,000 रुपये बचता है, तो मैं 10,000 का आगे 3-4% जो है वो हैस्कोल के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ पॉइंट का ऐड करता जाऊँ कि मैक्सिमम शेयर्स ऐसे हैं जिनको आप बाय, ज़रूरी नहीं है कि आपने 100 ही बाय करने हैं, आप 1 शेयर भी बाय कर सकते हैं, 2 भी बाय कर सकते हैं। पहले आपको ODL में बाय करने पड़ते थे ये, लेकिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने ये आसानी कर दी है कि आप रेगुलर मार्केट में भी 1 या 2 शेयर्स बाय कर सकते हैं। कुछ कंपनीज़ पे लिमिटेशंस हैं, वो आप उसमें नहीं आप बाय कर सकते, लेकिन मैक्सिमम में आप 1 या 2 शेयर्स बाय कर सकते हैं, उसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। तो ये जी हमारे टॉप 10 की लिस्ट थी। उसके बाद अगर हम, जैसे कि हमारा मेन टॉपिक आज का, जैसे मैंने आपसे कहा था कि हम KSE 100 और वर्सेस KMI 30 के ऊपर बात करेंगे, तो पहले देखते हैं कि इंडेक्स में जाके
कि KSE 100 की परफॉर्मेंस में क्या इशू आया है, कि किस वजह से जो शेयर्स हैं वो नेगेटिव गए हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि KSE 100 के ये तमाम शेयर्स जो इसमें लिस्ट करते हैं तो मैक्सिमम जो है वो नेगेटिव है। अब इसमें चेंज की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो नेगेटिविटी आई है और कौन से शेयर्स हैं जो नेगेटिव रहे हैं जी। नेस्ले भी नेगेटिव था आज। साजगार इंजीनियरिंग जो है वो भी 3% नेगेटिव रहा। इसी तरह रफ़ान जो है, रफ़ान मेज़ में भी नेगेटिविटी है। पाक तंबाकू कंपनी जो है वो भी नेगेटिव है। और अगर इसी तरह देखें, इंडस मोटर जो है वो भी 18 रुपये नीचे गिरा है, और जो JDW शुगर है वो भी 13 नीचे गिरी है। और इसी तरह तमाम जो बड़े बड़े शेयर आपके सामने हैं वो तमाम नेगेटिव रहे हैं, जिसकी वजह से KSE 100 जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाया। आल्दो यहाँ पे एक शेयर है BWCL, बलूचिस्तान व्हील्स लिमिटेड के नाम से, इसकी मैं आज न्यूज़ ही पढ़ रहा था कि इसने अपने रिज़ल्ट्स अच्छे दिए हैं, लेकिन फिर भी अंडर प्रेशर ही बंद हुआ है, बल्कि नेगेटिव ही बंद हुआ है। इसी तरह KSE 100 में जो TRG हमने अभी रिसेंटली बात की वो भी नेगेटिव बंद हुआ है, उसमें भी 1.23% नेगेटिव क्लोजिंग हुई है। और शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल जो है वो भी 7 रुपये की नेगेटिविटी रही है, उसमें सर्विस इंडस्ट्रीज़ में भी नेगेटिविटी है। तो तमाम जो बड़े शेयर्स हैं वो नेगेटिव ही बंद हुए हैं। अब देखते हैं कि KSE 100 में जो शेयर्स ऐसे भी हैं जो पॉजिटिव बंद हुए हैं, तो यूनिलीवर जो है जी उसमें 1.27% पॉजिटिव बंद हुआ है। गंधारा इंडस्ट्रीज़ में 2.74% इजाफा हुआ है। और इसी तरह हम देखें बाकी जो हैं, अटक रिफाइनरी, एंग्रो होल्डिंग्स, कोलगेट, हेलियन, ये तमाम कंपनीज जो हैं इनमें पॉजिटिविटी रही है। लेकिन मैक्सिमम कंपनीज़ की बात करें जो जिनकी वेटेज भी ज़्यादा है, उनमें ओबियसली जब नेगेटिविटी आती है तो वो अब मार्केट को नीचे लेके जाती हैं। इसमें बड़ी कंपनीज़ की बात करें, लोटे केमिकल्स भी पॉजिटिव रहा है, POL भी स्लाइटली सा पॉजिटिव रहा है आज के दिन में, हबको जो है वो भी स्लाइटली पॉजिटिव है। और असल में जो बड़ी कंपनीज़ यहाँ पे अगर हम देखें तो इनमें जो पॉजिटिविटी आई है वो परसेंटेज के हवाले से यहाँ पे आप देख सकते हैं कम है, इतनी अच्छी परसेंटेज नहीं है। लेकिन अगर इसको हम कंपैरिजन करें नेगेटिविटी के हवाले से तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन शेयर्स के अंदर नेगेटिविटी देखें तो प्राइजेज़ में बड़े शेयर के अंदर जिस तरह नेस्ले है, अगर उसमें 81% की नेगेटिविटी भी आती है तो मार्केट को अच्छा खासा वॉल्यूम जो है वो गिरा देती है। इसी तरह साजगार इंजीनियरिंग जो है जिसकी प्राइस ही 2400 के लेवल के ऊपर है, जब उसमें 3% नेगेटिविटी आएगी तो वो मार्केट पे अच्छा खासा प्रेशर डालेगी। इसी तरह रफ़ान मेज़ जो है जिसकी 10,000 प्राइस कैटेगरी है, वो 0.64% अगर नेगेटिव बनता है तो उसका भी मार्केट के ऊपर वेटेज नेगेटिव साइड पे उसी तरह आएगा। अब हम सेकंड अपने इंडेक्स को देखते हैं जी KMI 30 को, तो क्योंकि आज के दिन वो काफ़ी पॉजिटिव रहा है तो उसके मैक्सिमम जो शेयर्स हैं वो पॉजिटिव ही होंगे जी। ये हमारा KMI 30 का इंडेक्स है। और क्योंकि साजगार इंजीनियरिंग जिस तरह KSE 100 में है, KMI 30 में भी है, तो ये आप देख सकते हैं कि जो नेगेटिविटी इसमें रही है वो ये आपके सामने है। लेकिन इसी तरह जब पॉजिटिविटी की बात करेंगे तो पॉजिटिव शेयर्स में भी परसेंटेज जो है वो 7%, 4% इस तरह आपको नज़र आएगी। पहले हम बात करते हैं कि इसमें, बल्कि क्योंकि पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव शेयर्स की ही बात करेंगे। गंधारा इंडस्ट्रीज़ जो है वो 2.7% पॉजिटिव रही है। अटक रिफाइनरी भी पॉजिटिव था। इसी तरह एंग्रो होल्डिंग, लकी सीमेंट जो है वो भी इसके अंदर फॉल करता है। नेशनल रिफाइनरी, PSO, तमाम शेयर्स जो हैं, फौजी फूड्स जो है, फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी है, मिलर ट्रैक्टर्स हैं, हबको है, सिस्टम है, सिनर्जी है, ग्लेक्सो है, तो तमाम बड़ी कंपनी जो है वो इसके अंदर पॉजिटिव है। बाकी जो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आया जिस तरह SSG है, PRL है, उसमें थोड़ी बहुत नेगेटिविटी रही। इस तरह मारी पेट्रोलियम में भी बहुत कम नेगेटिविटी रही है, 0.05% की। फौजी फूड्स की बात करें तो उसमें भी नेगेटिविटी है जो वो 0.86% की है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिप इनकी वजह से आई नहीं, क्योंकि ज़्यादा वेटेज जो था वो उन शेयर्स की तरफ था जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, तो इसलिए KMI 30 में आज हमें पॉजिटिविटी देखने को मिली। तो ये एक फंडामेंटल लेवल पे शेयर्स टू शेयर हमने कंपैरिजन किया है कि KSE 100 और KMI 30 के अंदर किन शेयर्स की वजह से ज़्यादा प्रेशर था, और ओवरऑल अगर हम देखें तो, और किन में देखें जिस तरह वही शेयर्स जो पॉजिटिव थे KSE 100 में, उनके मैक्सिमम शेयर्स जो हैं वो KMI 30 में भी आपको नज़र आ रहे हैं। जिस तरह गंधारा इंडस्ट्रीज़ है, एंग्रो होल्डिंग है, लकी सीमेंट है, तो ये तमाम अगर KSE 100 में है तो KMI 30 में वो जब फॉल कर रहे हैं तो ओनली 30 कंपनीज़ का पोर्शन आएगा।
तो उसकी वजह से KMI30 जो है वो आज पॉजिटिव रही है। और KSE 100 के ज़्यादातर जो नेगेटिव शेयर्स हैं वो KMI30 में नहीं हैं, इसी वजह से KMI30 में वो नेगेटिविटी भी आपको देखने में नहीं नज़र आई। जी नेक्स्ट अब जो हम डिस्कशन करते हैं वो डेली बेसिस पे देखते हैं कि सेक्टर वाइज सेक्टर के अंदर कौन सा जो शेयर है टॉप परफॉर्मर है, और वॉल्यूम वाइज कौन सा बेहतर है, और प्राइस के इंक्रीज़ के लिहाज से कौन सा बेहतर रहा है। तो जी हम सेक्टर में सिलेक्ट कर लेते हैं, पहले इसको डी सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ से कोई भी सेक्टर सेलेक्ट कर लेंगे तो उस सेक्टर का वही शेयर नज़र आएगा जो आगे हमने इंडेक्स में किया होता है। तो अगर आपने इसको सेक्टर वाइज स्टडी करना है तो पहले इंडेक्स को डी सिलेक्ट करना ज़रूरी है। तो पहले नंबर पे हम ऑटोमोबाइल असेंबलर को देख लेते हैं। तो वॉल्यूम वाइज पहले हम वॉल्यूम वाइज देखेंगे कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम रहा है दीवान फारूक मोटर्स में। देखें इसकी भी एग्जांपल वही है जो हैस्कोल की है कि DFML जो है ये नॉन कंप्लाइंट में होते हुए भी इस टाइम पे जो प्राइस है ये 24 के ऊपर आ चुका है। मैंने वैसे इसका प्राइस 45-50 भी देखा हुआ है, लेकिन अगर नॉन कंप्लाइंट में होते हुए DFML जो है ये इस प्राइस ब्रैकेट में आता है, तो अगर ये निकलता है इस प्राइस से तो ये भी 90-100 की ब्रैकेट को टच कर सकता है। जी दूसरे नंबर पे टॉप मूवर्स में आ जाता है गंधारा इंडस्ट्रीज़, लेकिन हम टॉप 1 को ही देखेंगे और ओवरऑल देखते हैं सेक्टर की परफॉर्मेंस कैसी है। तो मैक्सिमम तो पॉजिटिव ही रही है। दूसरे नंबर पे आ जाता है कि जी बल्कि प्राइस वाइज भी देख लेते हैं कि जो चेंज आया है वो चेंज पॉजिटिव सेंस में ज़्यादा किस में आया है। तो पहले नंबर पे आया है जी अलगाज़ी ट्रैक्टर्स में, और जो चेंज है वो 33.97 का परसेंटेज देखें तो 8.25% होगी। ये परसेंटेज के हिसाब से पहले नंबर पे अलगाज़ी ट्रैक्टर है। ऑटोमोबाइल असेंबलर में ऑटोमोबाइल पार्ट्स और एसेसरीज़ की बात की जाए तो पहले नंबर पे आता है बलूचिस्तान व्हील्स लिमिटेड, और इसमें जो इजाफा रहा है वो 7.22 का रहा है। वॉल्यूम देखें तो 755 है। अब वॉल्यूम के लिहाज से देखें तो पहले नंबर पे जो आता है वो TBL है, ट्रीट बैटरी लिमिटेड है जी, और इसमें पॉइंट इजाफा बहुत कम है, लेकिन वॉल्यूम के लिहाज से पहले नंबर पे सेक्टर वाइज में पहले नंबर पे रहा है जी। नेक्स्ट जी सीमेंट सेक्टर में देखते हैं वॉल्यूम वाइज पहले नंबर पे पावर सीमेंट है, और देखते हैं चेंज वाइज तो पहले नंबर पे आता है जी लकी सीमेंट, जिसमें 8.46 प्राइस में इजाफा हुआ, क्लोजिंग रही 465 पे, और परसेंटेज देखें तो 1.85% का इजाफा रहा है। अच्छा ये जो चेंज यहाँ पे मेंशन होता है ये प्राइस के लिहाज से होता है, परसेंटेज के लिहाज से नहीं होता। सीमेंट के बाद केमिकल सेक्टर में देखते हैं तो चेंज के लिहाज से पहले नंबर पे सितारा केमिकल रहा है, 22.02% परसेंट नहीं है, 22.02 प्राइस में इंक्रीज़ आया। जो करंट क्लोजिंग प्राइस रही वो 879 रही है, और जो परसेंटेज में इजाफा आया है वो 2.57% का इजाफा हुआ है। उसके बाद जी देखते हैं कमर्शियल बैंक्स में। तो कमर्शियल बैंक्स में ज़्यादातर आज प्रेशर ही देखने को मिला है, और वो आई थिंक मोदीज़ की रेटिंग का इफ़ेक्ट आया है, क्योंकि पहले पाकिस्तान की जो रेटिंग थी, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था उसमें भी मेंशन ही थी चीज़ें, वो पॉजिटिव थी, और उससे कम करके आई थिंक इसको स्टेबल किया गया है। तो आल दो कुछ लोग इसको पॉजिटिव न्यूज़ समझ रहे हैं, कुछ नेगेटिव न्यूज़ समझ रहे हैं, लेकिन अगर हम इंडेक्स के लिहाज से देखें तो इंडेक्स बता रहा है कि जी ये न्यूज़ नेगेटिव है, और उसका प्रेशर भी इसने लिया है। प्राइस के लिहाज से अगर देखें तो बैंक ऑफ खैबर जो है वो पहले नंबर पे है 0.8 के इजाफे के साथ, और अगर हम देखें वॉल्यूम के लिहाज से तो वॉल्यूम में पहले नंबर पे बैंक ऑफ पंजाब है, जो कि नेगेटिव क्लोज़ किया है 2.24%, और 38.81 पे क्लोजिंग हुई है। इसको इसमें टॉप 10 में भी हमने डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। फर्टिलाइज़र सेक्टर की बात करें जी तो वॉल्यूम के लिहाज से पहले नंबर पे आरिफ हबीब कॉरपोरेशन है, जिसको हमने टॉप 20 वाले डिविडेंड वाले में भी डिस्कस किया था, और भी इसके पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट्स जो हैं वो भी हमने डिस्कस किए हैं। डिविडेंड इन्होंने बहुत अच्छा दिया है पिछले 1 साल के अंदर, और 5 सालों की परफॉर्मेंस जो है वो भी काफ़ी बेहतर रही है आरिफ हबीब कॉरपोरेशन की। तो जी क्लोजिंग जो रही है वो आज के लिहाज से देखें 17.02 पे, और जो चेंज आया है वो 0.49 का आया है। ये वॉल्यूम वाइज है, और अगर हम देखें प्राइस के लिहाज से तो जी जो पहले नंबर पे है वो फौजी सीमेंट है, FFC है, और 3.02 का इजाफा हुआ है 0.53% का सिर्फ। नेक्स्ट देखते हैं जी हम रिफ़ाइनरी को। रिफ़ाइनरी में
वॉल्यूम वाइज पहले नंबर, वॉल्यूम नहीं प्राइस वाइज पहले नंबर पे अटक रिफाइनरी है, 15.81 का इजाफा हुआ और जो क्लोजिंग रही है वो 856.86 रही है। और सेक्टर वाइज मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें तमाम सेक्टर्स को सेपरेट बाय सेपरेट उसकी वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा, ताकि आपको सेक्टर वाइज एक कंपैरिजन करने में आसानी रहेगी कि उस सेक्टर का टॉप परफॉर्मर कौन सा रहा है और उसने कितना बेहतर परफॉर्म किया है। वॉल्यूम की बात करें इसमें तो वॉल्यूम 1.3 मिलियन रहा है। और इसी तरह अगर हम अब वॉल्यूम वाइज सर्च करें तो पहले नंबर पे जो आता है वो सिनर्जी आता है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, जैसे कि मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ। आपको डेली बेसिस के जो ट्रेडिंग टॉप 10 चार्ट्स नज़र आते हैं उसमें टॉप 10 में, टॉप 20 या टॉप 30 में आपको WTL की तरह सिनर्जी भी नज़र ज़रूर आता है। तो ये समझने वालों के लिए अपने आप में एक इशारा भी है। अगर मुझे पर्सनल इन्वेस्टमेंट इसके अंदर प्लेस करनी होगी तो मैं अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट का मंथली बेसिस के ऊपर तकरीबन कोई 15 से 20% सिनर्जी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। जी, रिफाइनरी के बाद हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो वॉल्यूम वाइज पहले नंबर पे WTL है। जैसे मैंने अभी उसका जिक्र ही किया था WTL का। तो 117 मिलियन का वॉल्यूम रहा है, चेंज कोई ख़ास नहीं है, 1.70 पे क्लोजिंग है। प्राइस चेंज के हवाले से बात करें तो पहले नंबर पे STL है, सुपर नेट टेक्नोलॉजीज़ के नाम से कंपनी है और इसका जो आज के दिन की क्लोजिंग रही है 1.55% रही है और जो क्लोजिंग है 1280 पे इसने क्लोज़ किया है। 1 ईयर की बात करें तो 60.86% का रिटर्न है और 5 सालों के चार्ट की बात करें परफॉर्मेंस वाइज तो जो लो रहा है जी वो रहा है 117 का और इस टाइम पे 1000 पे है ये, तो तकरीबन कोई 1000% का रिटर्न ये दे चुका है शेयर। तो नो डाउट बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है। और अगर इसके वॉल्यूम की बात करें तो आज का जो वॉल्यूम लगा वो 94 है। जब आप इस तरह का कोई भी वॉल्यूम किसी भी कंपनी में देखें तो आपको आइडिया होना चाहिए कि उस कंपनी का मामला ये है कि वो साइड पोर्ट आइटम है। उसका मतलब ये होता है कि उसमें आप डेली बेसिस पे वॉल्यूम बहुत कम देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 1000 शेयर अगर इसके बाय किए हुए हैं और आपने इसको आज सेल पे लगाया होता तो ये सेल नहीं होते, क्योंकि इसमें आज टोटल वॉल्यूम जो लगा है वो सिर्फ 94 का लगा है। तो उसमें आपको बायर मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है जब आपने सेल करना हो शेयर को। कंपनी की प्रोफाइल की बात करते हैं, फ्री फ्लोटिंग में सिर्फ 20% शेयर हैं और 80% शेयर जो हैं वो कंपनी के पास हैं। ओवरऑल अगर हम इसकी परफॉर्मेंस की बात करें अर्निंग पर शेयर के लिहाज से तो बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ है जी, 92.89 पे है 2025 के डाटा के मुताबिक। डिविडेंड्स की बात करें तो जी इस सिनेरियो में कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिए, लेकिन प्राइस एप्रिसिएशन की बात करें तो तकरीबन कोई 1000% का रिटर्न कंपनी डिलीवर कर चुकी। तो ये तो हमारी परफॉर्मेंस वाइज देखें तो हमने स्टॉक मार्केट के फंडामेंटल लेवल के ऊपर जो पेज है उस पे जो बेसिक पॉजिटिव चीज़ें हैं उन तमाम चीज़ों को डिस्कस किया है। अब हम चलते हैं जी अपने टेक्निकल चार्ट्स की तरफ और उधर जाकर देखते हैं कि सिचुएशन मार्केट में क्या रही है। थोड़ी सी चीज़ें जो यहाँ पे हमें क्लियर नहीं होती वो कुछ हद तक KSE 100 से जो चार्ट जब हम उनको देखते हैं तो वहाँ से क्लियर हो जाती हैं। जी, तो KSE 100 का ग्राफ हमारे सामने है। तो आज का साइन अगर हम देखें तो इन कंपैरिजन एक साइन ऐसा भी कहा जा सकता है इसको कि यहाँ से मार्केट अपना दोबारा ऊपर अपवर्ड ट्रेंड बना सकती है। तो कुछ सेक्टर ऐसे रहे हैं जिससे मार्केट पे प्रेशर भी रहा है, ख़ासतौर पे जो बैंकिंग सेक्टर को देखें तो वो काफ़ी अंडर प्रेशर रहा है। उसके अलावा बाकी सेक्टर्स में कोई ऐसा इतना प्रेशर था नहीं जितना सेक्टर में अगर बात करें हम इसकी बैंकिंग सेक्टर की तो उसमें ज़्यादा प्रेशर नज़र में आया है। चलें जी, आज का जो हमने ग्राफ है वही बेसिक चीज़ है कि मार्केट ने अपना जो लो बनाया है उसके बाद मार्केट ने अपने जो सेकंड हाफ समझ लें उसमें मार्केट रिकवरी की तरफ आई है। आवरली ग्राफ की बात करें तो मार्केट का जो फर्स्ट हाफ था वो तो नेगेटिव साइड पे गया है। ये थोड़ा सा मैं आपको इसको जूम करके दिखा देता हूँ कि ये जी मार्केट की परफॉर्मेंस थी। स्टार्ट अगर देखें आप तो ये मार्केट ने नेगेटिव साइड से और फिर मार्केट ये यहाँ से मार्केट ने रिकवर करना शुरू किया है। सेकंड हाफ मार्केट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कई चीज़ों में। अगर तो मार्केट क्लोजिंग की तरफ जा रही है, कोई ऐसी न्यूज़ एक्सपेक्टेड है तो उसका इम्पैक्ट भी मार्केट ने ले लेती है। जैसे कि कल मल्टीपल पॉजिटिव न्यूज़ थी लेकिन मार्केट ने उस तरह से उसका इम्पैक्ट नहीं लिया। बैंकिंग सेक्टर के प्रेशर की वजह से भी मार्केट में प्रेशर रहा है और उसके अलावा मार्केट में दोबारा कॉन्फिडेंस आने में भी कॉन्फिडेंस वाइज देखें तो वो भी लोगों को टाइम लगता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम की बात करें तो आज के दिन वॉल्यूम 630 मिलियन के रहे हैं। कॉन्फिडेंस तो मार्केट के अंदर इन्वेस्टर्स का था,
लेकिन ज़रूरी नहीं ये इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का हो। बड़े इन्वेस्टर्स या ब्लू चिप्स या समझ लें जिनको हम आम लफ्ज़ों में मगरमच्छ भी कहते हैं, हो सकता है ये उनका कॉन्फिडेंस हो, लेकिन हमें इसी चीज़ से मतलब है कि मार्केट में कॉन्फिडेंस नज़र आया है, तो वही आज समझ लें कि बेस बनी है। हो सकता है कल से मार्केट दोबारा अपने मोमेंटम में आ जाए और 183 के लेवल को कल दोबारा मार्केट दोबारा टच करे। अगर तो कल दोबारा मार्केट में 183 का लेवल लगता है तो इसका मतलब है कि आगे 184 और 185 का लेवल लग सकता है। हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स जो हमने की हुई हैं KSE 100 के अंदर या म्यूचुअल फंड स्टॉक्स के अंदर, तो हम उसको मज़ीद बढ़ा भी सकते हैं। अभी के लिए येस्टरडे भी मैंने आपसे कहा था कि अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो बिल्कुल 10% से लेके 25-30% तक सिर्फ इन्वेस्टमेंट रखें, इससे ज़्यादा ना करें। लेकिन कल अगर 183K का लेवल मार्केट लगाती है और क्लोजिंग देती है तो अगले आने वाले दिनों में हमें 184 और 185K का लेवल भी नज़र आ सकता है। जी 1 आवर की परफॉर्मेंस के ऊपर भी हमने डिस्कशन कर ली। अब अगर हम वीकली चार्ट के ऊपर बात करें तो जी वीकली चार्ट को थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा जो मैटर है वो क्लियर हो जाए। जी ये आप देख सकते हैं, जैसे कल भी मैंने इसके ऊपर डिस्कशन की थी कि ये एक वीक भी नेगेटिव था, ये दूसरा भी नेगेटिव था और ये तीसरा वीक भी नेगेटिव साइड पे जाकर अब थोड़ी सी रिकवरी दिखा रहा है। और उम्मीद है कि, और इसकी रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ, जब भी इस तरह का चार्ट आपको नज़र आएगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपने ये माइंड में समझ लेना है कि ये नेगेटिव चार्ट है और अगला वीक जो है वो थोड़ी बहुत नेगेटिविटी ले सकता है, थोड़ी भी और बहुत दोनों वाली साइड में। तो आई थिंक मार्केट ने इतनी जो नेगेटिविटी लेनी थी वो ले चुकी है, इससे ज़्यादा मार्केट में प्रेशर आ नहीं सकता। आल दो एक दो न्यूज़ अभी हैं जिसका थोड़ा बहुत प्रेशर मार्केट में आ सकता है, तो उसके लिए हमने अपने आप को तैयार रखना है कि मार्केट अगर अपना 182 का लेवल ब्रेक करती है तो फिर हमें 180 और 179 का लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन कल के दिन में अगर मार्केट अपना 183K का लेवल बरकरार रखती है, बना लेती है और उस पर अपनी सपोर्ट भी बरकरार रखती है तो फिर हमें 184 की तरफ हमारी कंटिन्यूएशन जो है वो चलती रहेगी। तो ये हमारे वीकली चार्ट है जो अभी आई थिंक डेवलप हो रहा है, सिर्फ 2 दिन हुए हैं, बाकी 3 डेज़ बाकी हैं। हो सकता है कि इसकी क्लोजिंग इस साइड पे भी हो। अगर तो ये चार्ट की क्लोजिंग इस तरह के लेवल की बनती है तो फिर तो अगला वीक जो है वो भी हमें पॉजिटिव नज़र आएगा। आपके जो भी लॉसेस होंगे वो भी इंशाल्लाह उसके अंदर कवर हो सकते हैं। उम्मीद है आप ज़्यादा लॉसेस की तरफ नहीं गए हैं, क्योंकि ये जो इम्पैक्ट मार्केट में आया था फ्राइडे वाले दिन, उससे कई लोगों की एक्सपेक्टेशंस जो थी वो काफ़ी ख़राब हुई हैं और मार्केट का पॉजिटिव मोमेंटम जो है वो भी जो है वो डाउन वाली साइड के ऊपर आया है। होपफुली वो दोबारा बिल्ड होगा और अगर ये वीकली लेवल के ऊपर चार्ट इसके नज़दीक भी बनता है तो अगला वीक भी हम पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जी तो उसके अलावा हाँ एक और पॉइंट भी है जो कि IMF के हवाले से है कि IMF की टीम ने पाकिस्तान में आई थिंक एंड में विज़िट करना है, तो उसका इम्पैक्ट भी मार्केट में रहेगा। अगर तो बिल्कुल एंड में वो विज़िट कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट हम मार्च के महीने में देखेंगे। आगे फिर ईद भी है, रमज़ान का महीना भी है, तो आई एम होपिंग कि इन्वेस्टर्स को, हम सबको अच्छी ईदी भी मिलेगी। तो बी फेथ रखना है जी आपने अपने आप में और मार्केट के अंदर, और जब भी इन्वेस्टमेंट करनी है चीज़ों को स्टडी करने के बाद ही करनी है। मंथली चार्ट को भी साथ डिस्कस कर लेते हैं कि मंथली चार्ट की जो सूरत हाल है वो क्या है। अच्छा, इस टाइम पे जो मंथली चार्ट की सूरत हाल है वो बहुत खौफनाक बनी हुई है जी। ये अगर मंथ एंड पे सूरत हाल हो तो मैं आपको क्लियरली बोलूँगा कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टॉक से निकालें, सिर्फ 4-5% रखें, मे बी वो भी रखने की ज़रूरत नहीं है आपको। लेकिन अभी क्योंकि मंथ का शुरुआत है, उसी में ये चार्ट है, तो होपफुली ये चार्ट की सूरत हाल भी रिवर्स में हो सकती है। ऑपोजिट साइड के ऊपर ये चार्ट इस तरह भी बन सकता है, जैसे मैंने आपको वीकली चार्ट बताया था, ये बिल्कुल वैसे ही बना है जैसे मैं वीकली चार्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर तो मंथली चार्ट भी ऐसा बनता है तो आगे आने वाला जो मंथ है वो भी पॉजिटिव साबित हो सकता है। तो ये हमारी जी म्यूचुअल फंड पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के टेक्निकल के हवाले से डिस्कशन थी। अभी KMI 30 को डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने आपसे शुरू में भी जिक्र किया था, ये आप क्लियरली देखें जी, ये KSE 100 का चार्ट है। अब हम चार्ट ओपन करने जा रहे हैं जी KMI 30 का। तो KMI 30 का चार्ट आपको काफ़ी डिफरेंट लगेगा उसके लिहाज से। तो ये एक पॉजिटिव साइन में है, नेगेटिव साइन पे इसकी क्लोजिंग नहीं हुई। और KSE 100 को देखें तो वो नेगेटिव क्लोज हुआ है, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस इसके अंदर वाज़े तौर पे आपको नज़र आ रहा है, जिसको हमने बेसिक फंडामेंटल लेवल पे सेक्टर वाइज जाके भी स्टडी कर लिया है कि काफ़ी ऐसे शेयर्स थे जो KSE 100 के अंदर थे जिनका प्रेशर आया था और फॉर्चुनेटली वो KMI 30 में फॉल नहीं करते, तो KMI 30 पे उसका प्रेशर बिल्ड नहीं हुआ। ख़ास तौर पे बैंकिंग सेक्टर का प्रेशर भी मार्केट पे रहा है आज के दिन।
तो ओवरऑल देखें तो KMI30 तो यहाँ से पॉजिटिव ही नज़र आ रही है। हो सकता है कल के दिन में कोई 0.56 या 1% का इजाफा मार्केट दे ही जाए। जी नेक्स्ट चलते हैं हमारे म्यूचुअल फ़ंड के तरफ के म्यूचुअल फ़ंड की इंडस्ट्री ने आज कैसा परफॉर्म किया है। जी तो म्यूचुअल फ़ंड के हवाले से देखते हैं जी कि मनी मार्केट और इनकम मार्केट फ़ंड्स की क्या सूरत हाल है। मैं क्योंकि शरिया कंप्लाइंट में इन्वेस्टमेंट प्लेस करता हूँ तो उसी हवाले से आपको भी वही रिकमेंड करूँगा। एटलीस्ट दिल की तसल्ली के लिए ख़्याल अच्छा है गालिब। तो जी जो परफॉर्मेंस है वही है जी तकरीबन अगर आप देखें एयरटेल डेट में तो 9 और 10.5 के दरमियान की ही परफॉर्मेंस जा रही है तमाम की। तो इसमें मैं सिलेक्टिव नहीं हूँ, किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट प्लेस कर सकते हैं। तमाम की सेम ही इस्लामिक सिस्टम होता है इन्वेस्टमेंट प्लेस करने का, कोई स्पेशल उसके अंदर नहीं है। तो अभी जो इसके अंदर जो रेटिंग चल रही है वो 9 से 10.3% के दरमियान रिटर्न चल रहा है। और इसको बेहतर बनाने का तरीका वही है जो मैं आपसे डेली बेसिस पे डिस्कस करता हूँ कि शरिया कंप्लाइंट जो हमारे फ़ंड्स हैं इक्विटी वाली साइड पे, तो उसके अंदर आप कन्वर्जेंस करें टाइमली। अगर तो आपका एडवाइज़र एजुकेटेड है इनफ कि आपको कन्वर्जेंस करवाता है तो ठीक है, नहीं तो मेरी वीडियोस तो देखा करें, आपको आइडिया होता रहेगा कि कब आपने कन्वर्जन प्लेस करनी है। कन्वर्जन तभी प्लेस करनी है जब मैं आपको बताता हूँ, वो आपने अपनी तरफ से करनी है। मैं आपको बस यही बताऊँगा कि मैं यहाँ से कन्वर्जन प्लेस कर सकता हूँ, आपने आइडिया अपना ख़ुद लगाना है। इतना नॉलेज तो इंसान को आइडिया हो ही जाता है बात करते करते। जब मैं ये वीडियो मतलब बनाता हूँ डेली बेसिस के ऊपर तो मैं ख़ुद भी ज़ाती तौर पे काफ़ी चीज़ें सीखता हूँ जो मैं पहले नहीं जानता था। चीज़ें पढ़ने से देखने से आपके नॉलेज में मुसलसल इजाफ़ा होता रहता है। जब आप क्विट कर देते हैं चीज़ों को तो फिर आपका जो नॉलेज है वो नीचे वाली साइड पे जाता है। आपने कभी भी अपने आप को एज़ टीचर कंसर्न नहीं करना, नहीं समझना कि आप सब कुछ सीख चुके हैं, क्योंकि जब तक आप तालिबे इल्म रहते हैं आप कामयाब होते रहते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं कि मैं सब कुछ सीख चुका हूँ तो फिर आपकी कामयाबी का सफ़र वहाँ पे रुक जाता है। अच्छा जी, आज की परफॉर्मेंस की बात करें तो कुछ का डाटा अपडेटेड नहीं है। तो जो अलाइड बैंक के इस्लामिक स्टॉक फंड है उसने 0.36% का रिटर्न दिया है। और जो स्टॉक में फ़ंड के रिटर्न्स होते हैं ये एब्सोल्यूट होते हैं, और जो मनी मार्केट इनकम फ़ंड के अंदर जो रिटर्न्स आपको वन डे की कैटेगरी के अंदर यहाँ पे शो होते हैं वो डिवाइडेड बाय 365 उसको फिर किया जाएगा और फिर उसको पर डे पे आपको रिटर्न मिलता है। स्टॉक के क्योंकि डेली बेसिस के रिटर्न्स हैं, इन सिनेरियो जैसे मार्केट परफॉर्म करती है वैसे ही आपको रिटर्न मिल जाता है। तो ये इसको आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, एब्सोल्यूट रिटर्न्स होते हैं। अलाइड बैंक का इस्लामिक स्टॉक फंड का 0.36% इंक्रीज़ आया है, जबकि मार्केट को KMI30 को हम देखें तो 0.5% का इंक्रीज़ उसके अंदर था। आल्दो तमाम शेयर्स कोई की एवरेज ही निकाली जाती है तो तकरीबन कोई 30-40% उसमें नेगेटिव भी थे। तो ओवरऑल एवरेज देखें तो ठीक बिल्कुल एग्जैक्ट ही लग रही है। और AKD का जो स्टॉक फंड है उसने 0.34% का इंक्रीज़ दिया है। अल अमीन के फंड्स का डाटा अपडेटेड नहीं है। अल हबीब ने 0.14% का इंक्रीज़ आया है। इसी तरह मीज़ान का 0.28% का इंक्रीज़ आया है। अल्फला के GHP इस्लामिक स्टॉक फंड के अंदर 0.31% का, अलहमरा इस्लामिक स्टॉक फंड के अंदर 0.37% का इंक्रीज़ है। और इसी तरह अलहमरा अपॉर्चुनिटी फ़ंड के अंदर 0.01% नेगेटिव रहा है। आई डोंट नो ये नेगेटिव क्यों आया, हो सकता है कि इसने उन्हीं शेयर्स में इन्वेस्टमेंट प्लेस की हो जो नेगेटिव थे, या मेजॉरिटी में वो नेगेटिव फॉल कर रहे थे। इसी तरह एटलस ने की जो रिटर्न्स हैं वो आज के दिन में 0.32% इंक्रीज़ आया है। AWT का डाटा अपडेटेड नहीं है जी। फैसल इस्लामिक स्टॉक फंड का जो डाटा है वो 0.27% इंक्रीज़ है। इसी तरह फैसल इस्लामिक सेकंड जो फंड है इनका उसका जो आज का डाटा है उसने बेटर परफॉर्म किया है 0.53% के हिसाब से। HBL इस्लामिक इक्विटी फ़ंड का डाटा अपडेटेड है, 0.27% रिटर्न दिया है इन्होंने। HBL इस्लामिक स्टॉक फंड में 0.01% डिक्रीज़ आया है, उसमें इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है। इसी तरह JS इस्लामिक फ़ंड ने 0.24% का रिटर्न है। लकी इस्लामिक एनर्जी फ़ंड का 0.19% डिक्रीज़ है, क्योंकि ये सेक्टर बेस्ड फंड है तो एनर्जी में फॉल करता है, इसलिए इसको हम KMI30 में डायरेक्टली नहीं देख सकते, क्योंकि ये टोटली एक सेक्टर बेस्ड फंड है जो कि सिर्फ ऑयल मार्केटिंग और ऑयल से रेलेवेंट या एनर्जी से रेलेवेंट जो कंपनीज़ हैं उन पे डिपेंडेंट होता है। लकी इस्लामिक स्टॉक फंड ने 0.33% का रिटर्न दिया है। और मीज़ान एनर्जी फ़ंड भी जी आज नेगेटिव है, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि एनर्जी फ़ंड के ऊपर डिपेंडेंट है तो ये हम इसको मुकम्मल तौर पे KMI30 में फॉल नहीं करते। मीज़ान इस्लामिक फ़ंड ने 0.13% रिटर्न दिया है। मीज़ान का जो दूसरा फ़ंड है मीज़ान म्यूचुअल फ़ंड उसने बेटर परफॉर्म किया है 0.28% के इजाफे के साथ जी यहाँ पे।
जी। मीज़ान इस्लामिक फ़ंड जो है आज इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। इन कंपैरिज़न अगर देखें तो अल मीज़ान म्यूचुअल फ़ंड गिरा भी उसी तरह ही था। एनबीपी का जो एनर्जी फ़ंड है वो भी नेगेटिव है। एनबीपी का इस्लामिक फ़ंड भी नेगेटिव है जी 0.04%। और एनआईटी इस्लामिक इक्विटी फ़ंड ने 0.44% का रिटर्न दिया है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और पाक कतर इस्लामिक स्टॉक फ़ंड ने 0.06% का रिटर्न दिया है। तो आज के जो टॉप परफॉर्मर देखें जी, तो पहले नंबर पे जिसने अच्छा परफॉर्म किया है, यहाँ पे 0.5 भी नज़र आया था मुझे कहीं पे। जी बिल्कुल, फैसल का इस्लामिक स्टॉक फंड सेकंड जो है उसने जो रिटर्न दिया है 0.53% है। और सेकंड पे जो देखें वो आ जाता है जी एनआईटी का इस्लामिक इक्विटी फ़ंड। डेली बेसिस पे इतने रिटर्न्स जो हैं उनको इवैल्यूएट करने की ज़रूरत नहीं होती। ओवरऑल आप किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट प्लेस कर रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से करते हैं। आपने दो ही फ़ंड रखने हैं, लो लेवल पे एक कोई भी कैश फ़ंड रखें जिसमें आपको चार्जेस डिडक्ट ना होते हों, और हाई रिस्क में आप एक ऐसा फ़ंड रखें जिसमें आप डेली बेसिस पे कन्वर्जन करें और आपको ये दोनों में कन्वर्जन्स में चार्जेस डिडक्ट ना हो, एब्सोल्यूट आपको प्रॉफिट मिले आफ्टर कैपिटल गेन टैक्स की डिडक्शन। और अभी की आज की अगर हम रिटर्न्स की एवरेज की बात करें तो वो बनती है जी तकरीबन 0.2 से लेके 0.5 तक, 0.53 या 0.56 मतलब उसके आसपास ही है। तो ये आज के दिन की एवरेज रही है। KMI30 की बात करें तो वो 0.56% पॉजिटिव था, तो उस हिसाब से तकरीबन बराबर ही एवरेज रही है। सिर्फ एनर्जी फंड जो रहे हैं वो ज़रा नेगेटिव परफॉर्म कर चुके हैं क्योंकि ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो हैं वो उस हिसाब से प्रेशर में रही हैं। तो ये जी म्यूचुअल फ़ंड का डाटा था। इसमें अच्छा एक और फ़ंड भी होता है जो कि गोल्ड में जिन्होंने इन्वेस्ट करना है उनके लिए मैं बताता चलूँ, शरिया कंप्लाइंट कमोडिटी फ़ंड है जिसको हम काफ़ी दिनों से डिस्कस नहीं कर रहे। वो एक ही कंपनी आपको देती है, अल मीज़ान इन्वेस्टमेंट, जो कि कमोडिटीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट प्लेस करती है और कमोडिटीज़ में भी सिर्फ गोल्ड में वो आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। इसको थोड़ा सा एवेल्यूएट कर लेते हैं, मीज़ान गोल्ड फ़ंड है क्या। और इसकी जो नेट एसेट वैल्यू है वो 302.1185 है। ईयर टिल डेट का जो रिटर्न्स है 31% है। और मंथ टिल डेट में अगर बात करें तो नेगेटिव रहा है 4.75। और इसी तरह वन डे का जो रिटर्न है वो है 10.92। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, जब आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप अल मीज़ान इन्वेस्टमेंट के थ्रू कर सकते हैं और मिनिमम 5,000 से आई थिंक आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन वहाँ पे हो जाएगा। अगर तो आप गोल्ड में इंटरेस्टेड हैं तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट अगर मेरे कंसर्न से बात करें तो फिज़िकल गोल्ड बाय करें, वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर है। 5,000 10,000 इकट्ठा करते रहें, जब 50,000 60,000 हो जाए तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत गोल्ड बाय करके ले आएँ, लेकिन अपनी इन्वेस्टमेंट का 4 से 5% ही गोल्ड में डालें, इससे ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। उससे बेटर ऑप्शन भी मिल जाती हैं। हाँ, अगर 15 से 20 साल के बाद के लिए आप प्लान कर रहे हैं तो 5-5% करते करते आप सोचें आपकी अमाउंट किधर तक चली जाएगी। लेकिन ऐसी इन्वेस्टमेंट डालें गोल्ड के अंदर जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है। अपने पर्सनल माहाना प्रॉफिट में से आगे फर्दर गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करें और इसका एक मैकेनिज़्म बनाएं। जी, तो आज की सूरत हाल आपके सामने है। आज के लिए जनाब बस इतना ही था। जो भी परफॉर्मेंस रही है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के हवाले से, म्यूचुअल फ़ंड इंडस्ट्री के हवाले से, टेक्निकल बेसिस के हवाले से, वो हमने डिस्कस की है। आज के लिए बस इतना ही। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि बेहतरीन तरीके से उसका जवाब दे सकूँ। अल्लाह हाफ़िज़।